नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। इस बार जाड़े की छुट्टियों में हमारा प्लान बना दोबारा से कन्याकुमारी जाने का, तो हम सब फ्लाइट पकड़े और पहुंच गए बेंगलोर। बेंगलोर से कन्याकुमारी जाने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है। वहां से आपको ट्रेन मिल जाएगी, ओवरनाइट जर्नी होगी और सुबह आप पहुंच जाएंगे नागरकोइल। नागरकोइल से आप बस ले लीजिए जो आपको कन्याकुमारी पहुंचा देगी बहुत ही कम खर्चे में। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद सबसे पहला अट्रैक्शन था हमारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने का। तो हम सब जब वहां पहुंचे तो पता चला कि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, इसलिए वहां पर फेरी सर्विस अभी बंद है। हम लोगों ने इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते हम सब उस पॉइंट पर आ गए जहां पर 3 सागर आकर मिलते हैं। ये जो सामने आप झंडा देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आकर मिलते हैं। और आप इनको मिलते हुए देख भी सकते हैं क्योंकि पानी का कलर अलग अलग है। और इसी संगम पर एक छोटा सा घाट बना हुआ है जहाँ पे लोग नहा भी रहे थे। लोगों की इच्छा होती है कि संगम पर जाएं तो वहाँ पर नहाएं भी, तो हम लोग भी वहाँ पर बैठकर व्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे। सामने संत थिरुवल्लुवर की प्रतिमा दिख रही थी। वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत मन व्याकुल था, लेकिन क्या करें, फेरी नहीं चल रही थी। और उसी के पीछे आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी दिख रहा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल और संत थिरुवल्लुवर जाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें एक फेरी लेनी है जिसका किराया बहुत ही कम है। हाँ, लाइन लगानी पड़ेगी लेकिन नंबर आ जाएगा। अगर आप लाइन से बचना चाहें तो आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं, जो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो हम सब ऐसे ही घाट पर टहल रहे थे और टहलते टहलते हमें सामने एक मंदिर दिखा जो भगवती अम्बन मंदिर है। उसकी बहुत मान्यता है और वहाँ पर भी जाना है। एक बार जा चुके हैं, दोबारा फिर से जाना है। कन्याकुमारी का समुद्री तट बहुत ही खूबसूरत है। आसपास आपको काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देंगी और इन चट्टानों के किनारे ही कन्याकुमारी बसा हुआ है। ये जो सामने आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, ये चट्टानें हैं और यहाँ का पानी काफ़ी उथला हुआ है, तो आप आसानी से थोड़ा अंदर भी जा सकते हैं। खैर, हम सब यहाँ टहल रहे थे और टहलते टहलते सामने एक मंडप की आकृति दिखाई दी और वहाँ पर जाकर बैठने का मन किया। खैर, वहाँ पर भी चलेंगे। अभी तो हमारी कन्याकुमारी की ट्रिप शुरू हुई है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। ये देखिए, सामने कई सारे लोग समुद्र में नहा रहे हैं। समुद्र में नहाने का एक अपना ही मज़ा है। यहाँ के पानी की खास बात है कि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खारा नहीं है, इसलिए आप नहाएंगे तो आप अगर कुछ देर तक नहाते हैं तो आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर एंजॉय किया, व्यूज़ देखे, लोग कहाँ से आए उनसे बातें भी की और मंडप में जाकर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद खबर मिली कि फेरी सर्विस शुरू हो गई है। हम सब तुरंत पहुँचे। कन्याकुमारी में एक खास बात है साथियों कि यहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत दूर नहीं है, सारे अट्रैक्शंस आस ही पास हैं। तो जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की पैदल वॉक पर हम लोग यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हम लोगों ने टिकट लिया। टिकट 50 रुपये का था आना जाना। टिकट लेने के बाद हम सब चल दिए आगे की तरफ। यहाँ तक तो लाइन हमें कम मिली, लेकिन अंदर जाने पर पता चला कि काफ़ी लोग यहाँ पर पहले से इकट्ठा हैं। अब जब फेरी वहाँ पे लगेगी तब यहाँ से लोगों को छोड़ा जाएगा। अंदर आप जब पहुँचेंगे तो अंदर आपको बैठने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था दी गई है। जिस गैलरी में आप चलते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी गैलरी में साइड में बेंचें लगी हुई हैं जिन पर आप बैठकर थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। ये देखिए सामने गैलरी। इसी गैलरी से होते हुए हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हम लोग तो खैर धीमे बढ़ रहे थे, लेकिन हमारा मन बहुत तेज जा रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। पिछली बार भी गए थे तो ऐसा स्वर्गिक आनंद महसूस हुआ था कि साथ ही उसको शब्दों में नहीं बता सकते। आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वो अनुभूति होगी। हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर के बाद हम सब उस गैलरी से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद हम सब चल दिए फेरी की तरफ। ये जो सामने आप फेरी देख रहे हैं, इन्हीं फेरी पर हमको बैठ के चलना है। कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारी फेरी आकर लगी और उसमें से लोग उतरने लगे। यहाँ पर सबको लाइन से पहले रोक दिया जाता है। फेरी से उतरने के बाद ही यहाँ से लोगों को छोड़ते हैं। ये फेरी लग रही है और इसके बाद इसके अंदर से लाइफ जैकेट्स, ये सामने जो आप एक केस देख रहे हैं, इसमें लाके रख दी गई। जब आप अंदर चढ़ेंगे तो फेरी पे जाने से पहले एक लाइफ जैकेट अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे। सब लोगों ने लाइफ जैकेट ले ली और लाइफ जैकेट हमने भी पहनना शुरू कर दिया।
देखिए सब लोग अपने साथ ही नारंगी रंग की लाइफ जैकेट लेकर अंदर आ रहे हैं और उसके बाद पहनना भी शुरू कर देंगे। लाइफ जैकेट पहनना बहुत ही आसान है। इसमें 2 बेल्ट लगी होती है हुक के साथ, आप इसको आसानी से पहन सकते हैं। लाइफ जैकेट पहनने के बाद हमारी नाव चल पड़ी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। मुश्किल से 10-15 मिनट लगा, बिल्कुल सामने ही है। और वहां से उतरने के बाद सब ने अपनी लाइफ जैकेट उठा के उसी केज में फिर से रख दी। इसके बाद हम सब चल पड़े ऊपर की तरफ। अगर आप आसपास के लोगों को देखेंगे तो आपको हर तरह के लोग, हर समुदाय के लोग और हर लोकेशन के लोग यहाँ पे दिखेंगे। राजस्थानी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती, बहुत से लोग आपको दिखेंगे। सब लोग अपनी यादों को फोटो में, वीडियो के माध्यम से सेव कर रहे थे। इसके बाद अंदर जाने पर सबसे पहले आपको दाहिने हाथ पर एक टोकन काउंटर दिखेगा। आप जाके वहाँ पे एक टिकट ले लीजिए। टिकट की कॉस्ट मात्र 30 रुपये है। उसके बाद आगे बढ़ने पर आपको दाहिनी तरफ एक रास्ता दिखेगा जो आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लेकर जाएगा। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी, पॉजिटिव एनर्जी। विवेकानंद ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए ये स्थान पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी मौसम खराब हो, कैसा भी समय हो, लेकिन यहाँ कदम रखने के बाद आपको लगेगा कि हम सब ने अपने समय को जीत लिया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित है। 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वो तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए। इस सुनसान स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिला था। यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में उनका स्मारक बनवाया गया है। विवेकानंद की जयंती पर बहुत से लोग यहाँ आते हैं। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वे तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए। इस निर्जन स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन मिला था। स्वामी विवेकानंद के संदेशों को साकार रूप देने के लिए ही 1970 में उस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं। यह स्मारक बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में बनाया गया है। इसका मुख्य द्वार अत्यंत सुंदर है और इसका वास्तुशिल्प अजंता एलोरा की गुफाओं से लिया गया है। नीले तथा लाल ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित स्मारक पर लगभग 70 फीट ऊंचा गुंबद है और यह समुद्र तल से करीब 17 मीटर की ऊंचाई पर एक पत्थर के टापू की चोटी पर स्थित है। यह स्थान 6 एकड़ में फैला हुआ है। यह स्मारक 2 पत्थरों के शीर्ष पर स्थित है और मुख्य द्वीप से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जो समुद्र के भीतर से बहुत दूर से दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह बहुत ही सुंदर लगता है। इसके मुख्य मंदिर के अंदर स्वामी विवेकानंद की करीबन 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई एक 8.5 फीट की आदमकद मूर्ति है। यह मूर्ति कांसे की बनी है और इतनी प्रभावित करती है कि आपको लगेगा कि स्वामी विवेकानंद महाराज स्वयं खड़े हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब आप विवेकानंद महाराज के दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो आगे आपको पहुंचने पर बाईं तरफ एक रास्ता नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। उस रास्ते से नीचे जब आप उतरेंगे तो सामने आपको एक बड़ा सा कमरा दिखेगा, जिसके अंतर्गत आप पहुंचकर ध्यान भी लगा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर स्थान है। अंदर बिल्कुल अंधेरा है। आप अंदर पहुंचेंगे तो सामने दीवार पर ओम लिखा हुआ है और आप कुछ समय यहाँ बैठकर ध्यान अवश्य लगाइएगा। इस पूरे स्थान को घूमने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन ये स्थान ऐसा है कि आप अगर पूरा दिन भी चाहें तो यहाँ पर बिता सकते हैं। एक टापू है, टापू के चारों ओर समुद्र है, तो एक अजीब सा समा बनता है जब आप बिल्कुल ज्ञान के शिखर पर आकर बैठते हैं और सामने समुद्र को देखते हैं, तो लगता है कि विवेकानंद महाराज ने स्वयं आपको आशीर्वाद दिया है। इन्हीं के बिल्कुल सामने कन्याकुमारी देवी का मंदिर है, वहाँ पर भी आशीर्वाद लेना न भूलें। तो साथियों, हमने करीबन यहाँ पे अपने 3 घंटे बिताए। उसके बाद जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन और भी चीज़ें देखनी थी और उसके बाद हमें निकलना था संत थिरुवल्लुवर के स्टैचू को देखने के लिए।
तो जिस फेरी से आप आए हैं आपको टिकट एक ही पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आपको अगली फेरी मिलेगी जो आपको थिरुवल्लुवर लेकर जाएगी। तो साथियों हम सब भी निकल चले थिरुवल्लुवर पे जाने के लिए। और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ हमने क्या देखा, वहाँ का अनुभव हमारा कैसा था, ये हम आपसे अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो कन्याकुमारी अपने आप में एक अविस्मरणीय यात्रा है। कभी आने को मौका मिले जरूर आइएगा और 2 दिन का समय लेकर आइएगा। पूरा घूमने के बाद हम सब चल पड़े फेरी की तरफ। तो यहाँ पे जाने के लिए एक पतला सा रास्ता बना हुआ है जो ऊपर से शेडेड भी है, यानी कि अगर धूप आपको परेशान कर रही है तो आप इसी के अंदर जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सीन लगता है, बगल में लहरें आके टकराती हैं और पानी की बौछारें कई बार ऊपर तक भी आती हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम सब इन्हीं नज़ारों को देखते हुए, उनकी सुंदर यादों को मन में संजोते हुए आगे बढ़ चले। और आगे जाके हमने फिर से लाइफ जैकेट्स ली, बोट पर सवार हुए और चल पड़े संत थिरुवल्लुवर की ओर। तो साथियों अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे संत थिरुवल्लुवर की कुछ झलकियाँ। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय कन्याकुमारी माँ।